गुड मॉर्निंग। दक्ष पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नए चैप्टर के साथ हम लोग आए हैं अम्ल, भस्म और लवण। यहाँ पर 3 टॉपिक इसमें दिख रहा है, अम्ल, भस्म और लवण। ठीक है, ये तीनों को एक एक करके हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे देखिए हमारे पास आता है अम्ल। ठीक है, अम्ल और भस्म। तो पहले अम्ल का डिफिनेशन देखिए, अम्ल क्या होता है, उसके बाद फिर भस्म का देखना है। ठीक है, देखिए अम्ल जो होता है क्या होता है, सीधे जैसे जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, अम्ल वह है जो जल में घुल कर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अब हाइड्रोजन आयन प्रदान कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, जैसे इसको जल में डालेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, ये प्रदान करेगा, यानी वहाँ से आयनित कर देगा, इसको पूर्णतः आयनित कर देगा, यानी पूरा उसको घोल देगा जल में। ठीक है, तो वहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। ठीक है, तो अम्ल 2 प्रकार का है यहाँ पे, दुर्बल और एक प्रबल है। ठीक है, एक प्रबल एक दुर्बल। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है जल में घुल करके। ठीक है, उसके बाद भस्म का देखिए, भस्म क्या होता है, भस्म वह है जो जल में घुल कर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, जल में घुल कर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। ठीक है, ये आपका आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग डिफिनीशन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। मैंने जो अभी बोला है, लिखा हुआ डिफिनीशन नहीं है, बस एग्जांपल हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग को जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे प्रबल अम्ल HCl हो गया, यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका हो गया HNO3। चलिए देखिए हम लिख रहे हैं, तो स्टार्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका है HNO3। इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। और ये वाला जो है आपका, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको प्रबल अम्ल कहते हैं हिंदी में। ठीक है, प्रबल अम्ल हो गया। अब इसके बाद अब आता है यहाँ पे दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल, ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इसमें से बताइए प्रबल अम्ल कौन सा है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल का आप यहाँ से डिफिनीशन एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल, और ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप एग्जाम्पल देख करके क्या कर लीजिएगा, पहचान लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और यहाँ से एग्जाम के जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसमें तुमको ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से पहचान लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसमें ये आपका दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल में आपका क्या है, पहला यहाँ पे ये आपका है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, और ये है आपका एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल, ये कार्बोनिक अम्ल, ये आपका बोरिक अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो गया कंप्लीट। चलिए उसके बाद देखिए प्रबल भस्म, प्रबल भस्म आ रहा है आपका। चलिए अब प्रबल भस्म जो होता है, इसको प्रबल क्षार भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये 2 नाम भी इसका हो गया, यहाँ पे प्रबल भस्म पूछ देगा या प्रबल क्षार पूछ देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल रखिएगा। ये क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, जब इसको जल में विलय करेंगे यानी घुलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करेगा। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करेगा। तो देख लीजिए इसके लास्ट में OH है, इसके लास्ट में भी OH है। ठीक है, तो ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है, और क्या कहलाता है, भस्म या क्षार कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आइए यहाँ पे, ये प्रबल था, अब यहाँ पे दुर्बल है। ठीक है, तो दुर्बल भस्म, इसको वीक एसिड कहते हैं इंग्लिश में, इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, इसको वीक बेस कहते हैं। ठीक है, चलिए दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डायरेक्ट एग्जाम्पल दे के पूछेगा तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए रहेगा ये। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको एक बार याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को आप ढंग से याद करके रखिएगा तो फ़ायदा रहेगा। चलिए एक देख लीजिए, एक PDF है यहाँ पे। चलिए ये जो है आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है,
अब यहाँ पे देखिए संतरा और नींबू का रस, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख करके तुरंत यहाँ से लगा लीजिएगा क्या है, सिट्रिक अम्ल। ये पीडीएफ मैंने यहाँ पे ला दी है ताकि आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देखिएगा तो एक ही वीडियो में सारा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए अब सेब में पूछ देगा डायरेक्ट, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल, ठीक है। इमली में कौन सा पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। सिरका में कौन सा पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव में अभी आने वाला है, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। अभी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, लगभग उसमें से 51 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन में इस सबसे आपका ऑब्जेक्टिव बढ़ने वाला है, इसलिए मैंने पहले इसका रिवीजन करा देता हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव पे आपको दिक्कत ना हो। चलिए दही में क्या आएगा आपका, लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद चाय में टाइटेनिक अम्ल। उसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव जब स्टार्ट करेंगे तब देखिए उसमें आपका कितना क्वेश्चन इससे धड़ाधड़ बनता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, पूरा अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब एक और इसमें मैंने पीडीएफ आपके लिए लाए हैं जो आपके बहुत फ़ायदेमंद है, उसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए एक पीडीएफ देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लिटमस जो है, ठीक है, लिटमस देखिए ये अम्लीय होता है लाल, ठीक है। जब इसको क्षारीय में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला। फिर मेथिल ऑरेंज ये क्या होता है, इस भी तुम्हारा क्या होता है, लाल अम्लीय होता है। और जब ये क्षारीय में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीला बन जाएगा। फिर फिनोल्फ्लेथिन ये क्या होता है, रंगहीन होता है, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है। जैसे इसको क्षार में डालेंगे, क्षारीय कहने का मतलब जैसे कोई भी अगर लिक्विड क्षारीय है तो उसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रंग गुलाबी कलर का हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए नींबू का रस होता है ना, जैसे नींबू का पत्ता का निचोड़ के बना के रस, तो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। यानी जो कड़वा तुमको स्वाद में लगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखते हैं अम्ल, भस्म और लवण है, ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। और भस्म क्या होता है, एक कड़वा होता है, ठीक है। भस्म को ही हम क्या कहते हैं, क्षार, ठीक है। तो क्षार भी हमारा क्या होगा, कड़वा होगा। तो जैसे नीम का दातुन से अगर कोई ब्रश करता होगा, ठीक है, तो क्या होता है, नीम का दातुन एकदम कड़वा लगेगा तुमको, ठीक है। तो उसी तरह जैसे अगर उसका रस में अगर हम रंगहीन किसको डालेंगे, इसको फिनोल्फ्थेलिन को डालेंगे तो इसका अम्लीय में रंग नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब उसको क्षारीय में डालेंगे तो क्या होगा, गुलाबी रंग का दिखाई देगा। हल्दी कैसा होता है, पीला कलर का होता है, ठीक है, अम्लीय रहता है। अब जैसे उसको हम क्या करेंगे, क्षारीय में डालेंगे तो लाल भूरा रंग का हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्षारीय जैसे सरफ भी होता है, साबुन भी होता है, ठीक है। तो सरफ का एक चिटकी अगर रख लेते हैं, उसमें क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला दीजिएगा, ये आप करके देखिएगा, और दोनों को मिक्स कीजिएगा तो एकदम से कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा पूरा, ठीक है, लाल भूरा कलर का हो जाएगा। चुकंदर आप लोग खाए होंगे, जो बरात में आपको सलाद में मिलता है, ठीक है। तो कैसा होता है, बैगनी कलर का होता है, लाल बैगनी कलर का होता है। जैसे उसको क्षार से उसको रिएक्शन कराएंगे या उसको मिलाएंगे उसमें, उसके घोल में, तो क्या हो जाएगा, वो पीला कलर में बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाल गोभी का पत्ता, अब इसको क्या करेंगे, अम्ल में डालेंगे, अम्लीय तो रहेगा तुम्हारा, ठीक है, लाल बैगनी। अब इसको क्षारीय में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हरा कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है एग्जाम के लिए, तो इसको ढंग से आप याद कर लीजिएगा। चलिए एक और था आपका यहाँ पर इसमें क्या होता है, देखिए अब इसको लाने का मकसद यही है कि इस चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको आप ढंग से कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे सही होने वाला है, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका क्या दिया यहाँ पर, अधिक सक्रिय धातु, यानी जैसे ये चौड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी ऊपर वाला एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, ये धातु जो दिख रहा है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा, तो ऊपर की तरफ क्या है, अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी अधिक क्रियाशील धातु है ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या है, कम आते चला जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे Zn जो है, दिख रहा है ना आपको, Zn जो है, Zn, अब ये H2 को क्यों हटाता है, ठीक है, Zn H2 को क्यों हटाता है। मैंने बताया था कि Zn क्या है, H2 से अधिक
क्रियाशील धातु है, ठीक है, यानी इससे ज़्यादा ये क्रियाशील धातु है। तो क्रियाशील धातु देखिए Zn कहाँ पे है, Zn यहाँ पे दिख रहा है, और हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसका और इसका दोनों का तुलना देखिए, यहाँ पे ये इसके हिसाब से पतला है, ये इसके हिसाब से मोटा है। तो ये जो हाँ मोटा है ये अधिक क्रियाशील धातु है, और ये कम क्रियाशील धातु है। किसके तुलना में, Zn के तुलना में, ठीक है। चलिए इसमें सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो आपका पोटेशियम है, ठीक है। अब इसको याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, कैसे, ऐसे देखिए, पोकैशोमै, शोमै, ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा, पोकैशोमै, और उसके बाद पोकैशोमै, यहाँ तक आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन, ठीक है, पोकैशोमै एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन, ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना, ठीक है। पोकैशोमै, उसके बाद कर लीजिएगा एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन, एक साथ लाइन में बोलिएगा, एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन, लेड को थोड़ा सा ले कीजिएगा, ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना, ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना, पोकैशोमै एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन, ले हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी सोना, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, कि जो मैंने बताया था एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी Zn जो है ये H2 को हटाएगा। क्यों हटाएगा, क्योंकि इससे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट आपका Zn है, इसलिए हटाएगा। तो याद कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे बोलेगा इस 4 में बताइए सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, यानी सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, ठीक है। तो आपको पोटेशियम दे के ऑप्शन मारना होगा, 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा उठा के कहीं से भी, तो आपको मारना होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। चलिए इसका भी आप देख लीजिए और याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, अब ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए अब यहाँ से आपका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी जितना बेसिक चीज़ मैंने बताया उसको फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, तब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनाने आइएगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलती नहीं होगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, अभी बताया ना दुर्बल अम्ल, बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग ढंग से याद कर लीजिए। दुर्बल अम्ल डायरेक्ट वहाँ से मैंने उठा करके बता दिए कि याद कर लीजिए आप, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल वाला भी एग्जाम्पल हम बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीधा सीधा, ये दुर्बल अम्ल है, बाकी सब आपका दुर्बल अम्ल नहीं है, ठीक है। ये भी दुर्बल अम्ल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला आपका दुर्बल अम्ल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन आयन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन आयन वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये आपका ये तो देवे नहीं करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। और भस्म क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। औद्योगिक क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री है, तो उसमें जो धुआं निकलती है तो उसमें किसका मात्रा सबसे अधिक रहता है, तो उसमें आपका मात्रा जो रहता है सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे अधिक होता है, ठीक है। यानी इसी के कारण अम्ल वर्षा होती है, जो तुम्हारे ताजमहल को क्षतिग्रस्त पहुंचा रहा है अभी तक, ठीक है। यानी उसका कलर कैसा था, वाइट था, और अभी पीला कलर में एकदम परिवर्तन हो चुका है उसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए चूना जल का रासायनिक सूत्र बताना है, ठीक है। अब एक होता है चूना जल, एक होता है कली चूना, एक बूझा चूना, ठीक है। ढंग से याद कीजिएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही याद कराए थे रिएक्शन वाला में, ठीक है। और एक अलग से फार्मूला का जो वीडियो था उसमें भी बताया है, तो आपको देख लीजिएगा जाके, समझ में आ जाएगा। चलिए अभी मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। देखिए अब जो बूझा चूना होता है इसको बूझा चूना और कली चूना, ठीक है। तो देखिए पहले हमको चूना जल का बताना है। चूना जल का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है किसका, चूना जल का। चूना जल को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी का एक और नाम होता है बूझा हुआ चूना, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये तीनों एक साथ याद कर लीजिएगा, तीनों एक साथ याद कर लीजिएगा, क्या, बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूना जल, ये तीनों एक ही चीज़ का फार्मूला होता है, किसका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है,
अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल 2। जिसको याद होगा कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। जिसको नहीं याद है यहाँ पे देखते रहिए बोर्ड पे। चलिए उसके बाद काली चूना। अब काली चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए। अगर दिमाग में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए जा करके। CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला, और इसी का एक और नाम क्या होता है? काली चूना, ठीक है। चलिए लगभग ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसके बाद आता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अभी उधर बताया ना नीला पीला वाला सब, ठीक है। तो क्या कर रहा है? नीला को लाल कर देता है, सॉरी लाल को नीला कर देता है। अब लाल को नीला करेगा तो उसका क्या होगा? क्षार में जाएगा, यानी भस्म में जाएगा। जब क्षार में जाएगा तो उसका pH मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। जब 7 से अधिक होगा तो 7 से अधिक वाला ऑप्शन देखेंगे कौन है। तो 7 से अधिक वाला ऑप्शन देखिए, इसमें कौन दिख रहा है? 10, इसको मान लीजिए सही। चलिए एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? अब यहाँ पे देखिए, अब एसिटिक अम्ल के तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, ये सत्य बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? यह सिरिका सी गंध देता है, यह सिरिका सी गंध देता है, ठीक है। इसका यही ऑप्शन एक सही हो जाएगा इसमें। चलिए उसके बाद एल्कोहल में, एल्कोहल क्या होता है आप लोग को पता होगा। एल्कोहल में जैसे मान लीजिए दवा जो पीते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा मात्रा मिक्स रहता है। एल्कोहल जो होता है उसको शराब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? जैसे एल्कोहल का पत्ती होता है, एल्कोहल जो होता है उसमें अगर हम क्या करेंगे? पत्ती को डाल के उबालेंगे, मतलब उबाला हुआ जो पत्ती है उसको क्या करेंगे? एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? तो आपके किताब में भी ये रिएक्शन कराया गया है, तो उसमें देख लीजिएगा। जैसे उस पर क्या किया जाता है? आयोडीन डाला जाता है तो नीला कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला कलर का। तो इसमें आपका नीला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर से। चलिए 8 नंबर से देखिए, ये हो गया उबली पत्ती वाला। अब 8 नंबर में आइए। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अब यहाँ पे देखिए, अब अपच का उपचार करने के लिए जो चीज़ नहीं पचता है उसका उपचार करने के लिए क्या होता है? यहाँ पर एंटासिड वाला यहाँ पे ऑप्शन आपका सही जाएगा। ये जो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन तुम्हारा नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये प्रतिरोधी का होता है, पीड़ाहारी के लिए होता है, ये प्रतिजैविक के लिए होता है, ठीक है। तो ये अपच के लिए तुम्हारा यही लास्ट एक ऑप्शन है, इसी में आप मार सकते हैं। चलिए किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? अब उदासीन विलयन बीच में ही रहता है, उसका PDF नहीं डाले हैं, आप लोग को पता होगा। ऐसे जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बताया था थोड़ा सा रफ में, देखिए अब ऐसे देख लीजिए, इधर बढ़ता है और ये भी इधर बढ़ता है, बीच में होता है उदासीन, ठीक है। और इधर क्या होता है आपका? एक से बढ़ के इधर जाता है, ठीक है। सॉरी 1 2 3 4 5 6, बीच में रहता है 7, ठीक है। इधर 8 9 10। तो इधर क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है, क्षारीयता बढ़ता है। क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है। इधर अम्लीयता बढ़ता है, इधर की तरफ जाएगा तो अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है, ठीक है। अम्लीयता इधर बढ़ेगा, इधर क्षारीयता बढ़ेगा, ठीक है। तो इधर का संख्या आपका क्या रहेगा? 7 से कम रहेगा, इधर का संख्या 7 से अधिक रहेगा, ठीक है। इसमें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, देखिए किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन लवण है? अब इसमें देखिए, इसमें कौन लवण है, चारों ऑप्शन में देखना है। तो ये आपका ACl क्या होता है? अम्ल होता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? भस्म होता है आपका। ये आपका पोटेशियम सल्फेट ये आपका लवण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ठीक है। अब कोई लाल तप्त आयरन है, आयरन किसका सूत्र होता है जी? आयरन का सूत्र क्या होता है? फेरस, ठीक है, यानी Fe बोल सकते हैं। तो देखिए अब जैसे यहाँ पे देखेंगे
तो जैसे वहाँ पे जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त करेगा, तो यौगिक बनाएगा, यानी मोलिक्यूल Fe3O4 ये वाला बनेगा आपका, ठीक है, Fe3O4 बनेगा 11 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 से, यानी 12 नंबर से क्वेश्चन हम देखेंगे अब। चलिए, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। अब देखिए हमारे शरीर में जो पीएच होता है कितने परास के बीच कार्य करता है, तो शरीर का जो पीएच होता है 7 से लेके 7.8 तक काम करता है, ठीक है, इतना काम करता है हमारा। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होगा, बताइए। बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3। तो NaHCO3 देखिए कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे C नंबर में दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। अब विजातीय यौगिक बताना है यानी सबसे अलग होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये चूना पत्थर है, ये अलग है, एक खड़िया ये भी अलग है, ये संगमरमर ये भी अलग है। ये तीनों तो पत्थर से रिलेटेड है, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये पत्थर से रिलेटेड है। तो इससे अब अलग खोजना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम्हारा क्या होता है, ये पाउडर होता है, जो डॉक्टर क्या करता है, हड्डी जब टूटता है तो उसको प्लास्टर करने में काम लेता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ये तीनों पत्थर से रिलेटेड है। एक खड़िया पत्थर होता है, चूना पत्थर भी पत्थर होता है, संगमरमर भी तुम्हारा पत्थर होता है, ये तुम्हारा एक अलग है, इसको विजातीय हम कह सकते हैं, यानी इसका जात का नहीं है, अलग जात का है, ठीक है, इसलिए इसको विजातीय कहेंगे, यानी इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का होता है, क्षारीय विलयन देता है। अब देखिए क्षारीय विलयन वाला कौन है, इसमें देखिए 7 से नीचे रहता है तो अम्लीय, और 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय, ठीक है। तो इसमें 13 ऑप्शन आपका जा रहा है सही, 13 ऑप्शन पे टिक मार लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन से देख रहा है। चलिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्वेश्चन से देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए इसमें क्षार वाला आपका आएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इसमें क्षार वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, बस क्षार वाला ऑप्शन देख के मार सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, आ गया। प्रबल अम्ल बनने में क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड से देखिए, अब स्ट्रॉन्ग वाला में कौन सा आपका दिख रहा था, उसमें हाइड्रोजन आयन देने वाला था, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन देने वाला कौन दिख रहा है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल तो हो नहीं सकता है, फॉर्मिक अम्ल तो हो नहीं सकता है, लैक्टिक अम्ल आपका हो नहीं सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, इसी का फॉर्मूला होता है HCl। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को देता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। अब चलिए एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 किसका सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। अब अम्लीय वाला है तो अम्लीय मैंने क्या बताया था, यानी 7 से कम, क्षारीय वाला 7 से ज़्यादा। तो 7 से कम देखिए इसमें कौन ऑप्शन आ रहा है आपका, 7 उदासीन का हो गया, ठीक है, 8 ये क्षारीय वाला हो गया, 12 भी क्षारीय हो गया, 4 क्या हो गया, अम्लीय हो गया। तो इसमें डी ऑप्शन आप सही मान लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संक्षारण अम्ल है। संक्षारण अम्ल समझिए, जैसे कि किसी भी चीज़ पे अगर डाला जाए तो उसको एकदम से क्लीन कर दे, यानी साफ़ कर दे, ठीक है। संक्षारण करने का मतलब कि उसको ख़त्म कर दे वहाँ से। जैसे मान लीजिए कि तेजाब हम डालते हैं किसी चीज़ पे, तो क्या करता है, उसको फ्रेश करता है। तो तेजाब का फार्मूला क्या होता है, तेजाब का फार्मूला सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जो अभी बताएं यहाँ पे फार्मूला, ठीक है, ये तेजाब का सूत्र होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, 19 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 20 से शुरू करते हैं। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, लिटमस विलयन को बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। अब देखिए ये लीचेल जो है, लीचेल ये आपका क्या होता है, काई होता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कलों के पास काई लग जाता है, वही है, ठीक है। तो ये लीचेल वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, बताइए। जल में घुलनशील भस्म, भस्म आ गया तो क्षार कहलाएगा, अभी बताएं भस्म को क्षार कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 का बी, ठीक है। चलिए 22 में आइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है 10.5 से लेके 11 तक होता है, ठीक है, 10.5 से 11 तक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है, ठीक है। अब द्विक्षारीय वाला अम्ल इसमें क्या होता है? वही होता है कौन? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखिए कहाँ पे दिख रहा है इसमें, H2SO4 दिख रहा है, डी ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सल्फ्यूरिक अम्ल, यही आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल कौन है? अभी बताएं, बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है उसका सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखिए, एक ही क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा के पूछा है, आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए 24 तक कंप्लीट। अब आइए 25 नंबर, 25 नंबर शुरुआत करते हैं। चलिए 25 नंबर से देखिए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, अब देखना है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल क्यों है? एसिटिक अम्ल जो होता है उसमें क्या होता है? दुर्बल अम्ल में हम क्या करते हैं, आयनित जो होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है, उसको जब जल में हम विलय करेंगे तो बहुत कम घुलता है, ठीक है। किसको? एसिटिक अम्ल को, यानी दुर्बल अम्ल जितने होता है वो सब जल में कम घुलता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है? ये कम आयनित होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये कम आयनित होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये इसके समूह रखते हैं, ये इसके समूह रखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? अब इसमें सबसे प्रबल लवण देखना है। सबसे प्रबल लवण कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जल में डालते ही वो आसानी से घुल जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए ये नमक का सूत्र है, क्या होगा? जैसे जल में डालोगे तो क्या होगा? आसानी से घुल जाएगा। जब आसानी से घुलेगा तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, प्रबल लवण कहेंगे उसको, ठीक है। क्या कहेंगे? प्रबल लवण कहेंगे, यानी स्ट्रॉन्ग साल्ट कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन टूथपेस्ट में प्रायः मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्षारीय रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर टूथपेस्ट का थोड़ा सा अगर जीभ पर रखते हैं, उसका स्वाद देखिएगा एकदम कड़वा दिखाई देगा, ठीक है, कड़वा महसूस होगा तुमको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्षारीय हो जाएगा। चलिए शुद्ध जल का पीएच मान आपको याद होगा, क्या होता है? 7 होता है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? अब हम CO2 गैस को पानी में घोलेंगे तो क्या होगा? इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? इसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, यानी अम्लीय की तरफ ही बढ़ना चालू कर देता है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 30 नंबर से स्टार्ट होता है। अब देखिए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब देखिए कली चूना, मैंने बोला था कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र जा करके कमेंट में टाइप करना है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इसमें कहाँ है? यहाँ पे है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। ध्यान से नाम देख लीजिएगा, सारा नाम पढ़ते रहिएगा अपना भी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? और दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए कौन सा किया जाता है? इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला कौन है? यहाँ पे दिख रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीधे टिक लगा देंगे इस पर, ठीक है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ये क्या है? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 33 नंबर, 32 नंबर, अच्छा 32 नंबर बाकी है। निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझा हुआ चूना मैंने बताया था किसको बोलते हैं? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो आपका बुझा हुआ चूना कौन हो जाएगा इसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल 2, ठीक है। उसके बाद लवण Na2CO3 का जलीय विलयन क्या होता है? जब यहाँ पे लवण दिख रहा है आपको, तो इसका जलीय विलयन क्या होगा? लवण यानी क्षार में समझ लेना, उसको 7 से अधिक ले जाना, ठीक है।
तो 7 से अधिक वाला ऑप्शन तुम यहाँ पे मार लेना, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का आईपीएक नेम क्या होगा। अब एसिटिक अम्ल का आईपीएक नेम ये आपको कार्बन चैप्टर में पढ़ाया गया है, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। आईपीएक नेम उसका क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। तो 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए, कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन आपका सही ऑप्शन होता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होता है। जब नीला को लाल करेगा तो ये 7 से कम होता है, तो 7 से कम वाला देखिए कौन है, और जब लाल से नीला करेगा तो 7 से अधिक जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे। इसमें क्या हो जाएगा, 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 7 से कम एक ही ऑप्शन है, उसी को मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट मैंने जो याद कराया था फर्स्ट में वीडियो के, आ गया ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है बताइए, टमाटर में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, एक छात्र जांच प्रणाली के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन पर सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा, ठीक है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट पर क्या करोगे, तुम इस सार्वभौमिक सूचक का कुछ बूंद मिलाओगे तो वो हरा कलर का दिखाई देने लगेगा, ठीक है। चलिए फिर एक और जांच है। अब इसमें कौन सा जांच हो रहा है, लोहे के कील को डुबाया जाता है तो आधे घंटे बाद देखा जाता है तो विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका रहता है। तो जांच में विलयन का रंग कैसा होता है ये बताना है। तो जांच में प्रणाली, उस जांच में प्रणाली में विलयन था। अब कौन सा विलयन था, तो इसका होता है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट वाला फॉर्मूला देखिए कहाँ पे है, कॉपर सल्फेट ऑप्शन बी 39 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 से देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये आपका है कैल्शियम, दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट, ठीक है। हेमीहाइड्रेट या इसको अर्धहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ठीक है। इसका सूत्र क्या हो गया, CaSO4 × ½ बोल सकते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र ये वाला हो गया आपका, ठीक है। चलिए, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है, ठीक है। तब बताना है, जैसे वो न क्षारीय में जाएगा न ही अम्लीय में जाएगा, तो किस रंग का होगा, तो वो आपका बैगनी रंग का होता है, ठीक है। चलिए, आयोडीन युक्त नमक, अब बताना है तुमको आयोडीन युक्त नमक इसमें कौन दिख रहा है तुमको, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब पोटेशियम आयोडाइड यहाँ पे दिख रहा है, आयोडीन की मात्रा इसी में है, बाकी कहीं आयोडीन तुमको दिख रहा है। आयोडीन का सूत्र क्या होता है, आई, तो आई कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए 43 नंबर देखिए, फिर आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बता दिए, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। अब लौंग तेल जो होता है इसमें से गंध निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए गंध वाला ऑप्शन कहाँ है, सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। चलिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में अभी याद कराएं उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आपका सी ऑप्शन में है, 45 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 46 से, 46 से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब शल्य चिकित्सा यानी डॉक्टरी में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है, बताइए। इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हो सकता है, अभी बताएं कि डॉक्टरी में हड्डी को जोड़ने के लिए जब हाथ पे पट्टी लगाया जाता है तो वाइट कलर का जो लगाया जाता है उस पे पाउडर, वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है उसको। तो यही आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अब बताना है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। यानी 47 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 48 में देखिए, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। अब एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका होता है। सिरका से आपको क्या मिलता है, एसिटिक अम्ल मिलता है, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताइए, सिट्रिक यानी जो खट्टा पदार्थ होता है,
खट्टा पदार्थ कौन कौन दिख रहा है इसमें आपको? टमाटर खट्टा लगता है, नहीं लगता है। दही, ये प्राकृतिक स्रोत नहीं ना है आपका, दही नहीं है। इमली, ये आपका खट्टा लगता है। संतरा और नींबू लगा लीजिएगा, ठीक है। ये इसकी तुलना में ज़्यादा ही खट्टा रहता है, संतरा और नींबू, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? अब टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? डायरेक्ट इसको याद कर लेना है, इमली में पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू में। अगर एक ऑप्शन रहेगा तभी भी उसको भी मार लेंगे, अगर दोनों रहेगा तो दोनों मार देना एक ही साथ, ठीक है। मतलब एक ही ऑप्शन में दोनों लिखा रहेगा तब। चलिए, उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत बताइए। अब लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा? इसका ऑप्शन इतना ही है क्या? लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में, दही वाला मार लो, बस इतना ही क्वेश्चन है आज के लिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर दबा के कीजिए ताकि सभी बच्चों को मज़ा आ जाए एक बार।